साध्वी जी के जो पिताजी हैं वो आखिर कैसा था साध्वी प्रेम बाईसा और उनके पिता का रिश्ता? यही सवाल उनके निधन के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा। जब कोई साध्वी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान बना ले और अचानक उसका सफर थम जाए, तो लोग सिर्फ घटना को नहीं देखते बल्कि उसके चारों ओर बने रिश्तों को भी टटोलने लगते हैं। और उन रिश्तों के केंद्र में सबसे पहले नाम आता है उनके पिता का। उनका रोल केवल एक पिता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में भी देखा जाता था। साध्वी प्रेम बाईसा की पहचान राजस्थान के गांव कस्बों से निकलकर बड़े धार्मिक आयोजनों तक पहुंच चुकी थी। लोग उन्हें आधुनिक समय की साध्वी मानते थे। उनकी कथाओं में भीड़ उमड़ती थी, उनके भजन सुनकर लोग भावुक हो जाते थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने वह छवि बना ली थी जिसे सामान्यतः लोग वर्षों की साधना के बाद हासिल करते हैं। लेकिन इस पहचान के पीछे सबसे मजबूत सहारा उनके पिता का ही था, जो हर कदम पर उनके साथ दिखाई देते थे। अगर बचपन की बात करें तो प्रेम बाईसा का जीवन शुरू से सामान्य नहीं रहा। बहुत छोटी उम्र में उनकी मां का निधन हो गया था। मां के जाने के बाद पिता और बेटी एक दूसरे का सहारा बन गए। घर की जिम्मेदारी पिता पर आ गई और बेटी के जीवन की दिशा तय करने का भार भी उन्हीं के कंधों पर था। यही वह समय था जब दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो गया। परिवार के अनुसार मां पहले से ही भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थीं और उन्हीं संस्कारों में बेटी भी पली बढ़ी। बाद में पिता ने भी उसी राह को अपनाया। यहीं से वह सफर शुरू हुआ जहां एक ट्रक चलाने वाला व्यक्ति साधु बनने की ओर बढ़ा और एक छोटी बच्ची साध्वी बनने की ओर। पिता का ट्रक ड्राइवर से साधु बनने तक का बदलाव अपने आप में बड़ा परिवर्तन था। गांव के लोग बताते हैं कि प्रेम राम जाट पहले सामान्य जीवन जीते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन पत्नी के निधन के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने नाथ संप्रदाय का मार्ग चुना, नाम बदला और जीवन का उद्देश्य भी बदल गया। इस परिवर्तन के साथ ही बेटी का जीवन भी उसी दिशा में मुड़ गया। यहाँ पिता और बेटी का रिश्ता सिर्फ खून का संबंध नहीं रहा, बल्कि वह गहरी भावनात्मक निर्भरता में बदल गया। पिता हर फैसले और हर जरूरत में साथ रहे और बेटी ने भी उन्हें केवल अभिभावक नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा सहारा माना। यही कारण था कि वह उन्हें गुरु के रूप में भी मानने लगीं। यहीं से इस रिश्ते की जटिलता शुरू होती दिखाई देती है। नाथ संप्रदाय में पिता को गुरु मानने की परंपरा नई नहीं है, लेकिन जब पिता और गुरु एक ही व्यक्ति हो जाएं, तो निजी और आध्यात्मिक सीमाएं आपस में घुलने लगती हैं। प्रेम बाईसा सार्वजनिक मंचों पर भी अपने पिता को गुरु कहकर संबोधित करती थीं, उनके चरण छूती थीं और उनके आदेश को अंतिम मानती थीं। कुछ लोगों को यह सामान्य लगा तो कुछ को यह असामान्य भी प्रतीत हुआ। आश्रम का वातावरण बाहर से शांत और अनुशासित दिखाई देता था। रोज पूजा पाठ होता, भक्तों का आना जाना लगा रहता, लेकिन भीतर की दिनचर्या काफी नियंत्रित बताई जाती थी। किससे मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इन सभी बातों में पिता की सहमति अहम मानी जाती थी। आश्रम के सेवक भी अंतिम निर्णय उन्हीं का मानते थे। मामा मांगाराम का शुरुआती बयान यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने साफ कहा कि पिता और बेटी का रिश्ता पूरी तरह पवित्र था। उनके अनुसार समाज ने इस संबंध को गलत नज़र से देखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों ने परिवार को गहरा आघात पहुंचाया और साध्वी भीतर से टूट गई थी। परिवार के नज़रिए से देखें तो पिता ने ही बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया, शिक्षा दी, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाया और पहचान बनाने में सहयोग दिया। उनके लिए यह रिश्ता त्याग और समर्पण का प्रतीक था। यही कारण है कि परिवार आज भी पिता का बचाव करता दिखाई देता है। लेकिन समाज की दृष्टि अलग थी। बाहर से देखने वालों को यह संबंध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा निकट लगता था। जब कोई रिश्ता सार्वजनिक मंच पर इतना प्रमुखता से दिखे तो सवाल उठना स्वाभाविक है, विशेषकर तब जब साध्वी जैसी पहचान उससे जुड़ी हो। कुछ लोग इसे पिता की सुरक्षा कहते थे, तो कुछ इसे अत्यधिक नियंत्रण। किसी को लगा कि बेटी की रक्षा की जा रही है, तो किसी को लगा कि उसकी दुनिया सीमित कर दी गई है। यहीं से दो नजरिए टकराते हैं और बहस की जमीन तैयार होती है। जब कोई रिश्ता निजी दायरे से निकलकर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाए और निर्णय की शक्ति एक ओर अधिक केंद्रित दिखे, तो सवाल उठना तय है।
साध्वी प्रेमबाई सा और उनके पिता का रिश्ता भी इसी मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है, जहां एक ओर परिवार पवित्रता की बात करता है और दूसरी ओर समाज सवाल पूछता है। और जब उनके अंतिम दिनों की चर्चा होती है तो हर बातचीत का केंद्र फिर से उनके पिता ही बन जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे केवल पिता थे, बल्कि इसलिए कि उस पूरे दौर के हर महत्वपूर्ण फैसले में उनकी मौजूदगी अहम मानी जाती रही। यहीं से यह कहानी और भी संवेदनशील मोड़ लेती नजर आती है। आज उन्हीं फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि अपने अंतिम दिनों में साध्वी प्रेमबाई सा अधिकतर आश्रम में ही रहीं। बाहरी कार्यक्रम सीमित कर दिए गए थे और पिता लगभग हर समय उनके आसपास मौजूद रहते थे। आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार कौन मिलने आएगा, किससे बातचीत होगी और किस समय विश्राम किया जाएगा, इन सब का निर्णय पिता की सहमति से होता था। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, यही नियंत्रण सवालों के घेरे में आ गया। जिस दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, उस वक्त भी पिता वहीं मौजूद थे। शुरुआती लक्षणों को सामान्य जुकाम बुखार बताया गया। यहीं से पहला अहम फैसला सामने आता है। डॉक्टर की बजाय एक कंपाउंडर को बुलाया गया। यह निर्णय किसने और किन परिस्थितियों में लिया, यही वह बिंदु है जहां से विरोधाभास शुरू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साध्वी ने स्वयं आश्रम में ही इलाज की इच्छा जताई थी, जबकि अन्य का कहना है कि यह फैसला पिता की सहमति से लिया गया। इंजेक्शन लगने के बाद हालात तेजी से बिगड़े और यहीं से पिता के निर्णयों पर सवाल और गहरे हो गए। आश्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब सवाल था, तुरंत क्या किया जाए। यहाँ भी अलग अलग दावे सामने आए। कोई कहता है कि पिता ने तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा, तो कुछ का कहना है कि पहले स्थिति संभालने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच जो समय बीता, वही आज जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। अस्पताल ले जाने का निर्णय आखिरकार लिया गया, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध होने की बातों के बावजूद निजी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। यह फैसला क्यों लिया गया, इस पर पिता की ओर से अलग अलग तर्क सामने आए। कभी कहा गया कि निजी वाहन जल्दी उपलब्ध था, कभी कहा गया कि स्थिति अत्यंत नाजुक थी। लेकिन इन जवाबों ने सवालों को शांत करने के बजाय और बढ़ा दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जो स्थिति बताई, वह सभी के लिए बड़ा झटका थी। यहाँ भी पिता की प्रतिक्रिया को लेकर भिन्न भिन्न बातें सामने आईं। कुछ के अनुसार वह पूरी तरह टूट चुके थे, तो कुछ का कहना है कि वे फैसलों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे थे। यही विरोधाभास लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। इसके बाद पोस्टमार्टम को लेकर जो स्थिति बनी, उसने मामले को और संवेदनशील बना दिया। शुरुआती चरण में सहमति न देने के आरोप लगे। हालांकि पिता के करीबी लोगों का कहना है कि उस समय भावनात्मक हालात ऐसे थे कि कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। लेकिन जब मामला सार्वजनिक हो चुका था, तो प्रक्रिया से बचने की कोशिश क्यों की गई, यह सवाल अब भी बना हुआ है। एम्बुलेंस और निजी गाड़ी का मुद्दा दोबारा उभरता है। कहा गया कि अस्पताल की ओर से सुविधा उपलब्ध थी, फिर भी निजी वाहन का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि बाद में शव भी उसी गाड़ी में रखा गया। यह सब किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर स्पष्ट जवाब सामने नहीं आ सका। पिता के बयानों में समय समय यह कहानी अब किसी एक घर, एक आश्रम या एक रिश्ते तक सीमित नहीं रही। यह पूरे समाज के सामने खड़ा एक प्रश्न बन गई है, क्योंकि जब व्यक्तिगत फैसले सार्वजनिक आस्था से जुड़ते हैं, तो उनका असर हजारों लोगों के विश्वास पर पड़ता है। साध्वी प्रेमबाई सा का मामला इसी वजह से इतना संवेदनशील हो गया। यह सवाल केवल क्या हुआ का नहीं, बल्कि क्यों हुआ और कैसे देखा गया का भी है। पिता, गुरु और बेटी का रिश्ता अपने आप में बेहद नाजुक होता है। इसमें भावनात्मक अधिकार, आध्यात्मिक प्रभाव और समर्पण तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जब ये तीनों भूमिकाएं एक ही व्यक्ति में सिमट जाएं, तो संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ऐसे में सवाल पूछना आसान नहीं होता और चुप्पी को अक्सर भक्ति समझ लिया जाता है। यहीं आस्था और सत्ता आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। आस्था में व्यक्ति स्वयं समर्पित होता है, जबकि सत्ता में निर्णय दूसरों के लिए लिए जाते हैं। जब एक ही व्यक्ति दोनों भूमिकाओं में हो, तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय श्रद्धा से लिया गया या अधिकार के प्रभाव में। बीते कुछ वर्षों में बाबाओं और आश्रमों से जुड़े कई मामलों ने समाज को सवाल पूछने पर मजबूर किया है। आज लोग सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि व्यवस्था और जवाबदेही भी देखना चाहते हैं।
सोशल मीडिया, लोकप्रियता और भीड़, इन सब ने संतों को प्रभावशाली चेहरों में बदल दिया है। जहां प्रभाव होता है, वहां शक्ति भी आती है, और शक्ति के साथ पारदर्शिता की मांग भी बढ़ती है। भक्ति और नियंत्रण के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। भक्ति में व्यक्ति अपनी इच्छा से झुकता है, जबकि नियंत्रण में उसे झुकाया जाता है। जब दोनों के बीच का अंतर धुंधला पड़ने लगे तो समस्या शुरू होती है। यही कारण है कि आज हर बाबा, हर गुरु और हर आश्रम को जांच की नज़र से देखा जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा का मामला इस बदलाव का प्रतीक बन गया है। यहाँ उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जब निर्णय सीमित हाथों में केंद्रित हो जाते हैं तो जोखिम बढ़ जाता है। समाज के लिए यह एक सीख है। आस्था जरूरी है, लेकिन अंधी नहीं। श्रद्धा जरूरी है, लेकिन सवालों के बिना नहीं। सम्मान जरूरी है, लेकिन जवाबदेही के साथ। रिश्ते पवित्र हो सकते हैं, पर उन्हें पारदर्शी होना भी उतना ही आवश्यक है। धार्मिक और सामाजिक ढांचों को आत्ममंथन के लिए तैयार रहना होगा। जहां निर्णय हो, वहां सवालों की जगह भी हो। जहां गुरु हो, वहां संवाद भी हो। और जहां आस्था हो, वहां समझ भी हो। जांच अब भी जारी है, और यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन वही सबसे ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, वे बिना दबाव और बिना जल्दबाजी के सामने आएंगे। यह कहानी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं, बल्कि एक खुले मोड़ पर आकर रुकती है, जहां सवाल अब भी जिंदा हैं, समाज सोच रहा है, व्यवस्था सीख रही है, और इंसाफ की उम्मीद बाकी है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, कई प्रश्न अब भी शेष हैं। ऐसे में आपकी राय भी अहम है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं? अपनी सोच ज़रूर साझा करें।